90 पेज की जजमेंट है। 90 पेज की जजमेंट में आपको हैरानी होगी और शर्म भी आएगी इस सिस्टम पे। इस 90 पेज की जजमेंट में सिर्फ एक पेज से कम इस मुकदमे के बारे में बात है। बाकी 89 उन्होंने अपनी कहानियां, अपनी थ्योरीज, अपनी फिलॉसफी ये सारी लिखी। आपको 1 मिनट में ये बात समझ आ जाएगी इस मुकदमे में क्या हुआ था। इस मुकदमे में जो हुआ, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें साथ साथ बताता जाता हूं। इसमें एक लाइन है, द एपिलेंट आफ्टर ही वाज ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल अप्लाइड टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482। देखिए, इस व्यक्ति की जो सुप्रीम कोर्ट में आया, बेल हो चुकी थी एंटीसिपेटरी, और ये सारा भाषण एंटीसिपेटरी बेल पे, पावर ऑफ अरेस्ट पे, जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट पे, कास्टिज्म पे, ये इतनी चीजें इररेलेवेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि शक होता है हमें कि ये कैसे कैसे लोग जज बन गए हैं। ये इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि किस जज की क्या बैकग्राउंड है। एक जज तो अमित शाह के वकील थे, दूसरों का भी संबंध समझते हैं कि काफी मनुवादी लोगों से है। ये जजमेंट क्यों आती है, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये जजमेंट कोई व्यक्ति लिखता कैसे है। मेरे को कोई झिझक नहीं है कहने में, इस जजमेंट में अगर आप पहली लाइन पढ़े, आप देखिए, ये 20 नवंबर 2017 को एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें इन्होंने बताया कि इसका मुद्दा क्या है। मुद्दा सिर्फ इतना है, मैं आपको खट से पढ़ देता हूं। Certain adverse remarks were recorded against a respondent, किसी के खिलाफ एडवर्स रिमार्क्स हुए थे, उसका उसने कंप्लेंट की और फिर सैंक्शन के लिए अप्लाई किया तो सैंक्शन इन्होंने मना कर दी। इसमें ये कहते हैं द सेट मैटर वाज डेल्ट विद बाय द पिटिशनर एंड सैंक्शन वाज डिक्लाइंड। दिस लेड टू अनदर कंप्लेंट बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2 अगेंस्ट द पिटिशनर अंडर द सेट प्रोविजन। The quashing of the said complaint has been declined by the High Court. उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्ट किया था, उसके खिलाफ उसकी बेल हो चुकी है। देखिए, इस मुकदमे में बेल का कोई मतलब ही नहीं था, और सारा भाषण, मुकदमा जो है, सारा थीसिस जो इन्होंने लिख दी, वो लिख दी रॉन्गफुल अरेस्ट, जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट, कास्टिज्म, पॉलिटिसाइजेशन, ये सारा इस पे भाषण दिया है इन्होंने। इसीलिए मैं कहता हूं ये तो पक्का इंक्वायरी ये भी शो करती है कि उन जजेस की कितनी कैपेसिटी थी, उन्होंने कितना अपनी ओथ को फॉलो किया, कितना वायलेट किया। आपको मालूम है ओथ क्या लेते हैं जज? आई परफॉर्म माई ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। तो यहां क्या दिख रहा है, वो खुद इससे की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या दिख रहा है वो मैं कैसे बताता हूं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, the question which has arisen in the course of consideration of this matter is whether any unilateral allegation of mala fide can be ground to prosecute officer who dealt with the matter in official capacity. If such allegation is falsely made, what is protection available against such abuse? Needless to say, if the allegation is to be acted upon, the proceedings can result in arrest or prosecution of the person and have serious consequence of this subject liberty even on a false complaint which may not be intended by law meant for protection of bona fide victim. The question is whether this will be just and fair procedure under Article 21 of the Constitution of India, or there can be procedural safeguard so that provision of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act are not abused for extraneous consideration. नोटिस जो क्वेश्चन फ्रेम में ही प्रेजुडिस दिखता है, आपने प्रिज्यूम कर लिया ये सारा कि यूनिलैटरल है, मेला फिडे है, ये आपने क्वेश्चन ही फ्रेम कर लिया पहले ये, तो आप बहस क्या सुनेंगे? आप तो पहले डिसाइड कर चुके हैं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही प्रेजुडिस दिखाती है अगेंस्ट अस। इससे ही पता लगता है कि क्या इसमें हो रहा है तमाशा। आगे देखिए,
इस केस में इन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी, यहां पर मैं आपको ये लाइन पढ़ देता हूं, इशू नोटिस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो एज द इशू इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंट्रल स्टैट्यूट। सरकार का मैं रोल आपको बता देता हूं क्या है। एजी को नोटिस हुआ है, उस टाइम कोर्ट ने सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, अटॉर्नी जनरल आना चाहिए, लेकिन एजी पेश नहीं होते, वो जूनियर लॉ ऑफिसर भेज देते हैं। और जूनियर लॉ ऑफिसर क्या करते हैं वो भी मैं आपको आगे पढ़ देता हूं कि उन्होंने क्या किया है। एबाइकस जो अपॉइंट होते हैं वो क्या करते हैं ये भी मैं आपको पढ़ देता हूं। ये सारा मुकदमा जो इन्होंने चलाया, अरेस्ट की बात, जैसे मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहता हूं, आपको हंसी आएगी कि ये सारी चीजें प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे लिखे है। उसका क्या मतलब है इस मसले का? कोई मतलब नहीं है, उस पे पैराग्राफ के पैराग्राफ लिखे हुए हैं। एक और देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है, मैं एक और आपको एक ऑब्जर्वेशन की पढ़ रहा हूं। We have already noted the working of the Act in the last 3 decades. It has been judicially acknowledged that there are instances of abuse of the Act by vested interests against political opponents in panchayat, municipal or other elections to settle private civil disputes arising out of property, monetary disputes, employment disputes and seniority disputes. It may be noticed that by way of rampant misuse, complaints are largely being filed, particularly against public servants, quasi-judicial, judicial officer, with oblique motive for satisfaction of vested interests. ये कहाँ से ला रहे हैं? अपनी थ्योरी ये ला रहे हैं कहाँ से? अपने आप ये तो कह रहे हैं कि सब गड़बड़ है, कंप्लेंट सारी। और देखिए जरा इसमें मैं आपको एक और पैरा इसी बारे में आपको पढ़ देता हूँ। इशू ऑफ सेफगार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड फॉल्स इम्प्लीकेशन, इसमें फिर ये बात यही करते हैं। We may now deal with the issue as to what directions, if any, are necessary apart from clarifying the legal position with regard to anticipatory bail. फिर उसी पे आ गए, क्या कहते हैं? The Atrocities Act has been enacted with this objective. At the same time, this act cannot be converted into a charter for exploitation or oppression by any unscrupulous person or by police for extraneous reasons against other citizens, as has been found on several occasions in decisions referred to above. एक्ट के ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि कुछ लोग फालतू में फाइल कर देते हैं। कुछ हाई कोर्ट्स की कुछ जजमेंट साइड कर दिए। एंटीसिपेटरी बेल का सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है, एंटीसिपेटरी बेल का आपको पता है कि SC/SC एक्ट में प्रोविजन नहीं, डिबार करता है। उस एक्ट को अप्रूव किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ब्लोथिया वाले केस में कि दिस इज वैलिड। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उनसे पहले 2 जजों की थी जिसमें उन्होंने कहा कि दिस प्रोविजन इज वैलिड। और मजे की बात यह है सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में जस्टिस सुजाता मनोहर की जजमेंट है, माय लॉर्ड जस्टिस सुजाता मनोहर एंड वन आई थिंक वन मोर डॉक्टर जीवन रेड्डी में भी विद हर, 2 जजेस की उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो प्रोविजन है सेक्शन 18 जो है एक्ट का बिल्कुल वैलिड है। ये सारी बैकग्राउंड देखते हुए एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक 5 जजेस जजमेंट करतार सिंह वर्सेस पंजाब उसको साइड करके रिलाई करके ये जजमेंट पास की। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस जजमेंट को, कहते हैं हमें मालूम है वो जजमेंट है, लेकिन उन्होंने एमेकस ने बोल दिया उसमें सीबीआई को उन्होंने कंसल्ट नहीं किया। अरे बाबा 5 जजेस की जजमेंट उसी पॉइंट पे उन्होंने की और उस 5 जजेस की जजमेंट में सीबीआई डिस्कस्ड है। देखिए जो प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रोसीजर है, अगर 2 जज से डिफर करते हैं तो उनको मामला लार्जर बेंच को रेफर करना चाहिए। इस मामले में उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ये क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई थोड़ी, आपने उसको ओवर रूल कर दिया। वर्ड क्लैरिफाई यूज किया है कि हम कहते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल हो सकती है उन केसेस में जिसमें प्राइमा फेसाई ऑफेंस नहीं है। हाउ कैन 2 जजेस ओवररूल द जजमेंट ऑफ 2 जजेस, especially when those 2 judges relied upon a constitution bench of the judgment of the Supreme Court on the same point? आप देखिए ना क्या हो रहा है, कितना बेइंसाफी हो रही है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं दिस इज ए राइट अपॉर्चुनिटी, इट इज अ डिफाइनिंग मूवमेंट। मैं कह रहा हूं इट इज अ डिफाइनिंग मूवमेंट।
ये ताकतें जो सारा मिलके ये कैसे जजमेंट पास हो रही हैं, और आपने सारा और वो सारी वो इंस्ट्रक्शंस दे दी कि कैसे एफआईआर होगी, ड्यू प्रोसेस। अब एक और इसमें एक अनफॉर्चुनेट बात है, जजेस ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। इस एक्ट में ड्यू प्रोसेस जो है वो डिफाइंड है कि कैसे होगा। इस एक्ट में जो ड्यू प्रोसेस डिफाइंड है उनको समझ ही नहीं आया, उन्होंने उस पर चर्चा ही नहीं की, उन्होंने उसको देखने की कोशिश ही नहीं की। इसमें तो ड्यू प्रोसेस इन डिफाइंड है बाबा, ये एक्ट बना है पार्लियामेंट का, आप इसकी बात ही नहीं कर रहे हो। आप अपना ड्यू प्रोसेस ला रहे हो कि अरेस्ट में क्या ड्यू प्रोसेस होगा। तो इससे खराब, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 40 साल से माई ब्रश विद लॉ आई एम शेयरिंग विद यू, इससे खराब जजमेंट नहीं देखी है। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट जजमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 90 पेजेस में से 89 पेजेस इररेलेवेंट। मैं इसलिए कह रहा हूं खाली रिव्यू से बात नहीं बनेगी, ये डिफाइनिंग मूवमेंट है। आगे क्या होगा चौधरी साहब, ठीक, ये तो हमें यही ताकत देते हैं। चौधरी साहब बता रहे थे बैक टू स्क्वायर वन ला रहे हैं ये आपको, फिर से वही हालत हो जाएगी। जो एक्ट का जो पर्पस था उसको कितना डाइल्यूट कर दिया है। और वो छोटी बहन ठीक कह रही थी, खाली डाइल्यूट नहीं कर दिया है, बच्चा जाएगा ही कहां कंप्लेंट लिखाने, जहां उस पर कोई एक्शन ही नहीं होना, तो बच्चा कहां जाएगा। यंग बच्चियों का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, पिछले इतने ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं, आप उसको पूरी आंखें बंद कर रहे हो अपनी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दिस इज ए फिट केस in which we should ask for removal, nothing else, nothing less than removal of these two judges. Nothing less than removal of these two judges. And even the master of roster chief justice should be asked questions कि ये बेंच बनी कैसे है, आप कैसे कर रहे हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर का ये मतलब नहीं है कि जिसको मर्जी जहां मर्जी बिठा दो, जैसे मर्जी कर लो। You should know the philosophy of the judges. You should know कि किन दो जजेस को साथ बैठना है, किनको नहीं बिठाना। मास्टर ऑफ रोस्टर ऐसे नहीं होता। मैं हमेशा पहले भी मैंने ये एग्जांपल दिया था कि अगर हमने विराट कोहली को कैप्टन बना दिया है तो विराट कोहली ये नहीं कह सकता मैं बॉलर से बैटिंग कराऊंगा, बैटिंग वाले से बॉलिंग कराऊंगा। वो यहाँ एयरपोर्ट पे उतरेगा तो उसकी पिटाई होगी कि आप नंबर 1 को 11 पे कैसे भेज रहे हैं और 11 वाले से ओपनिंग करा रहे हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब एक डिस्क्रिशन है, ये डिस्क्रिशन इस हिंदुस्तान का हमारा ट्रस्ट है। मास्टर ऑफ रोस्टर कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर को भी यहां एक्सप्लेन करना होगा कि ये सब क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात करिए। एक बड़ा अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं डिफाइनिंग मूवमेंट है, वो आपने पहले भी सुना है और बड़ा अच्छा एक पॉपुलर शेर है, तारीख की निगाहों ने वो ख्वाब भी देखे हैं, तारीख की निगाहों ने वो ख्वाब भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सरदार साहब ठीक कह रहे थे, आज अगर हम चुप रहते हैं तो हमारी जनरेशन कितनी सफर करेंगी और कितना हमें कोसेंगी कि आप क्यों नहीं बोले। 4 जज अगर सुप्रीम कोर्ट के आके बात करते हैं पब्लिकली तो ये सवाल है, सारे सवाल कनेक्टेड हैं। आप देखिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। 4 जजेस को आना पड़ गया, उन्होंने कह दिया डेमोक्रेसी डेंजर में। क्यों कहा? इसीलिए कहा, इसीलिए कहा उन्होंने कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है कोई। तो इसलिए प्रदर्शन क्या करना है, मैं समझता हूं कि बहुत जबरदस्त हमें वो किसका दुष्यंत का बड़ा अच्छा शेर है, मेरे को इस मौके पे अच्छा याद आ रहा है। मैं समझता हूं इट इज राइट फॉर द मोमेंट कि अब ये दीवार पर्दों से हिलने लगी, पीर जो पर्वत सी हुई संभलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब ये दीवार पर्दों से हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। अब ये बुनियाद हिलने वाली ये नौबत है। इससे ज्यादा इनजस्टिस मैं तभी कहा था कि मेरे को बहुत गर्व नहीं होता कि मैं कहता हूं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं। इसलिए मैंने कहा था मैं ये मूर्ति पूजी, ये नकली ईश्वर को मैं विश्वास ही नहीं करता हूं। जहां 30 लाख व्यक्ति, 30 करोड़ व्यक्ति जिनके लिए एक्ट बना है वो आज परेशान है। अगर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो जज हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोर्ट का ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आप डिसाइड करिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी कलम से 30 करोड़ लोगों की बेइज्जती करता है, 30 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करता है, 30 करोड़ लोगों को इनसिक्योर फील कराता है, तो उसका क्या होना चाहिए आप डिसाइड करिए। आज 30 करोड़ लोग जो है इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो खुद का रिमूवल होना चाहिए, इम्पीच, रिमूवल के अलावा कुछ नहीं। और अब मैं ये पढ़ रहा था वाजपेयी जी की स्पीच, पूरी पार्लियामेंट की इंसल्ट की है इन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा पार्लियामेंटेरियंस जितने भी बनते हैं, लेजिस्लेचर कितने बनते हैं, ये तो मैं समझता हूं कि अगर पार्लियामेंटेरियंस में भी जरा सा भी शर्म है, लेजिस्लेचर वालों में जरा भी शर्म है, तो उनको इंपीचमेंट नोटिस मूव करना चाहिए, क्योंकि उन सबकी इंसल्ट की है इसमें, पूरे समाज की करी है।
मैं खाली उस 30 करोड़ नहीं कह रहा, कोई भी व्यक्ति जो संवेदनशील है, जो समझता है कि मेरी बहन बेटी यहाँ पर सेफ रहे, कोई आदमी जो गलत बात करे उस पर एक्शन हो, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। तो मेरा तो यही निवेदन है दोस्तों कि दिस इज डिफाइनिंग मूवमेंट। मैंने जैसे आपको बताया, मैं फिर से एट दी कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बताता हूं कि 90 में से 89 पेज टोटल इरेलीवेंट है, प्रेजुडिस माइंड शो करते हैं कोर्ट का, जजेस का। इसलिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनकी क्या ग्राउंड है, क्या फिलॉसफी है, रिमूवल फिट है कि नहीं है, ये सारी बातों पे चर्चा होनी चाहिए। और हम लोगों को ये आज ये टाइम है कि इसको हमें लाइन डाउन नहीं लेना है, वी हैव टू टेक इट वेरी स्ट्रांगली। दलित न्यूज नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने फोन में यूट्यूब खोलें, उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी में सर्च करें दलित न्यूज नेटवर्क। चैनल के लोगो पर क्लिक करके चैनल में जाएं और सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको मिल सके हर खबर और रिपोर्ट की तुरंत अपडेट।